आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। क्लास 11th कॉमर्स में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लेखांकन एक परिचय। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चे कि लेखांकन एक परिचय में लेखांकन का अर्थ क्या होता है ना। लेखांकन किसे कहते हैं? तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यवसाय या संस्था की आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से पहचानना। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे कि जो लेन देन होता है, जैसे सभी बच्चों को पता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो कोई ना कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो जब वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले हम सामने वाले को क्या करते हैं, क्या पेमेंट करते, तो उसको कुछ पैसे देते। तो जब हम पैसे देकर कोई वस्तु की खरीदी बिक्री अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं आर्थिक लेन देन। क्या बोलेंगे उसको हम आर्थिक लेन देन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड ये याद रखना है कि आर्थिक लेन देन जो होता है बच्चों क्या होता है। तो जब हम कोई वस्तु अगर हम पैसे देकर या उधार में खरीदते हैं तो उसको हम आर्थिक लेन देन बोलते हैं। तो जो भी आर्थिक लेन देन होगा उसको हम व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो पहला पॉइंट आता है बच्चे किसमें, उसको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, तो आर्थिक लेन देन की हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। फिर उसको मापन करना, उसका क्या करेंगे, मापन करना। मापन करना का मतलब होता है कि जो भी लेन देन होगा उसे रुपये और पैसों में हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें कोई भी लेन देन होगा अगर हम उसे रुपये में नहीं मापते तो ऐसे व्यवहारों का हम अभिलेख नहीं कर सकते, है ना। अभिलेख उन्हीं व्यवहारों का किया जाता है बच्चे जिनका हम क्या करते हैं, मुद्रा में मापन करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं हमने बहुत सारे वस्तु को खरीदा है, बेचा है, ठीक है, तो उन चीज़ों को अलग अलग बुक में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके लिए एक अलग बही तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकृत करना। फिर उसके बाद उसका एक सारांश तैयार करेंगे। ठीक है, तो जो सारांश तैयार करते हैं बच्चे, उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उसका व्याख्या करेंगे ताकि सही जानकारी उपयोगकर्ता को के पास पहुंच सके। तो लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भी हम व्यवसाय या संस्था की जो भी आर्थिक लेन देन है उसको व्यवस्थित तरीके से पहचानेंगे, उसका मापन करेंगे, फिर उसका अभिलेख करना है, उसके बाद उसको वर्गीकृत करेंगे, फिर सारांश तैयार करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे ताकि जो सही उपयोग करता है उसके पास सही जानकारी पहुंच सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, लेखांकन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेखांकन का अर्थ। अगर सरल शब्दों में बताए तो लेखांकन एक ऐसी कला है जो आर्थिक गतिविधियों को अंकित कर उन्हें उपयोगी जानकारी में बदलती है। जो भी बच्चे हमारे पास आर्थिक गतिविधियां होती है, मतलब जो हम रुपयों की लेन देन करते, वस्तु की खरीदी बिक्री करते हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उपयोगी जानकारी में बदल देते हैं। तो ये किसका काम होता है बच्चे, तो ये लेखांकन का काम होता है। नेक्स्ट आता है लेखांकन के क्या उद्देश्य। अगर हम लेखांकन पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला उद्देश्य है बच्चे कि लेन देन का सही अभिलेख करना। जो भी हम डेली का जो भी खरीदी बिक्री करते हैं उन व्यवहारों को हम व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। अगर लिखने के बाद फिर दूसरा पॉइंट है लाभ हानि का निर्धारण करना। उसके बाद हम बच्चे क्या करते हैं, जो भी बिजनेस में लाभ हानि होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, फिर है वित्तीय स्थिति का पता लगाना। उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है। वो किससे पता चलेगा बच्चे, लेखांकन से ही पता चलता है। ठीक है, फिर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को सही जानकारी प्रदान करना। जो मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है उन मालिक को क्या है, अगर कोई निर्णय लेना है तो वो किसके आधार पे लेगा बच्चे, लेखांकन के आधार पे। मान लेते हैं कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को मान लेते हैं कि एक कंपनी के लिए एक मशीन खरीदना हो तो सबसे पहले क्या पूछेगा, लेखांकन के पास जाकर कि भाई आपके पास कितने पैसे। अगर लेखांकन ने बोला कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया है तो बताओ निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता है, हाँ सर ले सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि निर्णय लेने के लिए भी क्या होता है, प्रबंधन को सही जानकारी प्रदान करता है।
लास्ट है कानूनी और कर संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कोई भी कानूनी या कर, कर मतलब होता है बच्चे कोई टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे करना है तो हम किसके आधार पे करेंगे, तो लेखांकन के आधार पे ही क्या करते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन की प्रक्रिया। कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लेखांकन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे कि व्यवहारों को हम पहचानते हैं कि कौन सा व्यवहार व्यवसाय का है, कौन सा व्यवहार व्यवसाय का नहीं है। अगर मैंने बोला कि घर का किराया 500 चुकाया, तो बताओ बच्चों क्या इसको हम व्यवसाय का व्यवहार बोलेंगे? तो नहीं बोलेंगे यार, क्योंकि अगर घर का किराया चुकाया तो हमारा पर्सनल खर्चा होता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे बोलूँ कि हमने अपने व्यवसाय का किराया चुकाया, तो अगर मैं व्यवसाय का किराया चुकाऊंगा तो इसका मतलब हमारा कैसा व्यवहार होगा, व्यवसायिक व्यवहार, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड का लेन देन होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने घर का लाइट बिल भरा और हमने व्यवसाय का लाइट बिल भरा, तो दोनों में से बताओ बच्चों कि व्यवहार कौन सा होगा। तो जो हमने बिजनेस का अगर लाइट बिल बिजली बिल अगर भरा है तो हमारा क्या होता है, एक व्यवसायिक व्यवहार बोलते हैं ना, मतलब वो बिजनेस का लेन देन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मापन करना। मापन करना का मतलब होता है मेजरिंग, है ना। मेजर करना मतलब क्या होता है बच्चे कि जो भी हम लेन देन करते हैं उसको रुपया पैसे में क्या करना है, मापना है। मौद्रिक रूप में हम उसे मापते हैं। अगर हम मौद्रिक रूप में नहीं मापेंगे तो हम उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। जैसे मैंने बोला किराया चुकाया, है ना, व्यवसाय का किराया चुकाया, तो कितना चुकाया आप बता सकते नहीं। अगर मैंने बोला 5,000 किराया चुकाया, तो इसका मतलब 5,000 जो होता है बच्चे उसको हम बोलते हैं मापन करना, मेजरिंग, है ना। तो मापन हमेशा किस में होता है, मुद्रा में होता है। नेक्स्ट है अभिलेख करना। ठीक है। तो अभिलेख का मतलब क्या होता है बच्चे, पहला पॉइंट तो याद हो गया सबको कि सर पहचानना है, दूसरा क्या है मेजरिंग करना है, तीसरा क्या है अभिलेख। अभिलेख का मतलब जो भी लेन देन होता है प्रतिदिन का उसको हम एक बही के अंदर क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देते। क्या कर देते, वर्गीकरण। ठीक है। वर्गीकरण का मतलब होता है बच्चे कि मान लें व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन हो गए, है ना, बहुत सारे खरीदी हो गया, बहुत सारे बिक्री हो गए, बहुत सारे रोकड़ व्यवहार है, उधार व्यवहार है, खरीद वापसी हो गया, बिक्री वापसी हो गया। तो इन व्यवहारों को हम क्या करते हैं, अलग अलग भाग में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं ना। उनके लिए एक अलग बही तैयार करते हैं। मान लेते हमने खरीद बही तैयार किया तो उसमें सारे खरीदी का लेखा उस बही में करेंगे। अगर बिक्री बही बनाया तो सारे बिक्री का लेखा हम किस में करेंगे, बिक्री बही में करते हैं। लास्ट में है उसका सारांश तैयार करना। सारांश तैयार करने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं ना। सारांश का मतलब होता है कि पूरे साल का जो भी लेन देन है उसको एक पेपर के अंदर हम क्या करते हैं, सारे लेन देन को व्यवस्थित तरीके से लिखना, उसको हम बोलते हैं सारांश तैयार करना। लास्ट में फिर हम उसका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं कि पूरे साल में मान लेते बच्चे हमने 1,00,000 रुपये की खरीदी किया और मैंने उसको 1,50,000 में बेच दिया। तो बताओ यहाँ पे मुझे लाभ कितना हुआ, तो सर लाभ हुआ 50,000 का। तो इस लाभ को हम बोलते हैं विश्लेषण या व्याख्या करना है। ठीक है। चलो तो ये टोटल कितने पॉइंट्स होंगे बच्चे, 6। पहला पॉइंट क्या था कि व्यवहारों को पहचानना, दूसरा उसको मापन करेंगे रुपये पैसों में, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसके बाद वर्गीकरण करेंगे, फिर सारांश तैयार करेंगे, फिर विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। ये जो 6 स्टेप होते हैं बच्चे हम आगे की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए चिंता का कोई विषय नहीं। अभी आपको सिर्फ ये याद रखने के लेखांकन में शुरुआत कहाँ से होता है और उसका एंड कहाँ पे होता है। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। लेखांकन केवल लेन देन का रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय से संबंधित सही और उपयोगी जानकारी प्रदान करने का मुख्य स्रोत भी होता है बच्चे। अगर मान लें कि मुझे कोई सही जानकारी प्राप्त करना है तो हम किसके आधार पर कर सकते हैं, लेखांकन के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे कोई उपयोगी जानकारी प्रदान करना है तो हम लेखांकन की मदद से उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लेखांकन सूचना का स्रोत है, कई बार पूछा जाता है कि भाई लेखांकन सूचना का स्रोत कैसे है। तो सूचना का स्रोत बच्चे कैसे होते हैं, पहला है कि वित्तीय स्थिति का ज्ञान। लेखांकन से पता चलता है कि संस्था के पास कितनी संपत्ति है, कितनी देयताएं हैं, मतलब दायित्व कितना है और पूंजी कितना है। तो लेखांकन जो होता है बच्चे वित्तीय स्थिति का ज्ञान भी हमें देता है कि कोई भी बिजनेस में उसके पास पूंजी कितना है, संपत्ति कितना है और
देनदारी मतलब दायित्व कितना है वो हम पता कर सकते हैं। दूसरा आता है कि लाभ हानि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बताता है कि संस्था एक निश्चित अवधि में लाभ हुआ या हानि। मान लें कोई बिजनेस हम कर रहे हैं तो वो ये भी बताएगा कि एक साल में हमने लाभ कमाया या हानि। दूसरा आता है निर्णय लेने में सहायक। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को अगर निवेश करना है ना, इन्वेस्ट करना है, मान लें कि मैनेजमेंट को मान लें 50 लाख रुपए कहीं पे निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, या कोई योजनाओं से जुड़े सही निर्णय लेने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर मुझे डिसीजन लेना है तो हम किसके आधार पे लेंगे, लेखांकन की मदद से हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कर एवं कानूनी आवश्यकताएं। सरकार और कर विभाग को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। अगर मान लें गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मुझे टैक्स देना है तो टैक्स हम किसके आधार पे देते हैं बच्चे, जो भी कर या टैक्स होता है वो हम लेखांकन की मदद से हम सरकार को पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निवेशकों और ऋणदाताओं को सूचना। तो निवेशक यह समझ पाते हैं कि कंपनी सुरक्षित है या नहीं, और ऋणदाता तय कर पाते हैं कि संस्था को ऋण देना उचित होगा या नहीं। अब इसमें क्या होता है बच्चे कि मान लेते हैं कि कोई निवेशक है, मान लें मेरे पास 1 करोड़ रुपये है और मैं चाह रहा हूँ किसी कंपनी में पैसे को लगाना है, तो मैं पैसे लगाने से पहले मैं ये पता करूँगा कि जिस कंपनी में पैसे लगाने वाला हूँ उस कंपनी में क्या मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। अगर किसी को लोन देना है तो लोन देने के बाद ये पता करेंगे बच्चे कि क्या वो मुझे वापस कर पाएगा कि नहीं। तो ये सूचना भी हमें किसके आधार पे मिलता है, लेखांकन के आधार पे मिल जाता है। नेक्स्ट है भविष्य की योजना और बजट। अगर भविष्य में मुझे कोई आंकड़े, भविष्य की योजनाएं और बजट बनाने में क्या करता है, आधार प्रदान करता है। अगर भविष्य में मुझे कोई बजट बनाना है, कोई प्लानिंग करना है, तो हम किसके आधार पे करेंगे बच्चे, लेखांकन के आधार पे। मान लेते घर में मान लेते टीवी खरीदना हो और टीवी का खर्चा समझो बच्चे 50,000 है, या कोई फ्रिज खरीदना चाहे तो उससे पहले वो क्या देखेगा, वो अपना अकाउंट चेक करेगा कि अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेखांकन की भूमिका। लेखांकन किसी भी संस्था या व्यवसाय के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो बताओ हम सही से चल पाएंगे क्या, नहीं। तो लेखांकन भी सेम उसी प्रकार के होते हैं बच्चे की, किसी भी व्यवसाय के लिए क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के जैसा कार्य करता है, मतलब एक मजबूती प्रदान करता है। यह केवल लेन देन का अभिलेख ही नहीं रखता बल्कि विभिन्न पक्षों को निर्णय लेने योग्य सूचना भी उपलब्ध कराता है। लेखांकन की भूमिका क्या होती है, तो वित्तीय लेन देन का भी लेख रखना। जो भी वित्तीय लेन देन होता है बच्चे, लेखांकन क्या करता है, उसको व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखता है। लाभ हानि का निर्धारण, लेखांकन हमें ये भी बताता है कि संस्था को एक निश्चित अवधि में लाभ हुआ है या हानि हुआ है। लेखांकन की भूमिका में तीसरा आता है कि वित्तीय स्थिति का चित्रण। संस्था परिसंपत्ति, पूंजी का सही विवरण प्रस्तुत करता है। अगर किसी बिजनेस में कितनी संपत्ति, तो लेखांकन की भूमिका में क्या होता है बच्चे की वित्तीय स्थिति का चित्रण करना। संस्था के पास कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है, कितनी पूंजी, उसका सही विवरण प्रस्तुत कौन करता है, लेखांकन। निर्णय लेने में भी सहायता है। मैनेजमेंट को अगर निवेश करना है, लागत नियंत्रण, भविष्य की योजनाओं पर निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो ये सारे जो पॉइंट है बच्चे, वो आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है और उसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ये सारे थ्योरी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है कानूनी कर संबंधी अनुपालन कर और अन्य कानूनी नियमों की पूर्ति हेतु तो आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराता है। अगर मान लें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो हम लेखांकन की एक अहम भूमिका होती है। निवेशकों और ऋणदाताओं को जानकारी, निवेश और बैंक संस्था की स्थिति समझकर निवेश ऋण देने का निर्णय लेते हैं। अगर मान लें कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में अगर कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है बच्चे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी को 1 लाख रुपए मेरे बिजनेस में क्या करना, निवेश करना है, क्या करना है बच्चे, निवेश। तो क्या वो निवेश करने से पहले जानना चाहेगा कि जिस व्यक्ति को अगर हम पैसे दे रहे हैं क्या वो मुझे वापस कर पाएगा या नहीं। या बैंक किसी को भी अगर लोन देता है तो पहले उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरीके से क्या करता है, पता करता है। तो आर्थिक स्थिति अच्छी है खराब है कौन बताता है, लेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे कि लेखांकन के आधारभूत परिभाषिक शब्द। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है
कि बच्चे को पहले ही पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे शब्द होते हैं बच्चे उनके बारे में सही जानकारी मिलना। अब जैसे कई बार आता है कि व्यवसाय क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को पूछा जाता है कि व्यवसाय किसे करते हैं। तो व्यवसाय क्या होता है बच्चे की, वह व्यवसाय ऐसी गतिविधि है जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहला तो वस्तु आ जाते हैं बच्चे और सेवाएं, ठीक है। तो जो भी वस्तु और सेवाएं होता है उनका या तो हम उत्पादन करेंगे या वितरण करेंगे, और हमारा उद्देश्य क्या होता है इसके अंदर, लाभ कमाना। क्या होता है बच्चे, लाभ कमाना, ठीक है। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई वस्तु या सेवा का उत्पादन या वितरण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि राम ने किराना दुकान खोली, तो यह उसका क्या कहलाएगा, व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। तो व्यवसाय का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ऐसी गतिविधि जिसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय। नेक्स्ट आता है बच्चे लेन देन। लेन देन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो लेन देन किसको बोलते हैं कि हर आर्थिक गतिविधि जिसमें धन का आदान प्रदान होता है। अगर धन का आदान प्रदान होता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, लेन देन, ठीक है। जैसे 1000 रुपये का माल खरीदा है या 500 रुपये में माल बेचा, तो इसमें धन की क्या हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेन देन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नगद। कई बार बच्चों को पूछते हैं नगद क्या होता है ना। तो नगद का मतलब होता है बच्चे के हाथ में जो उपलब्ध धन राशि है। मान लेते मेरे हाथ में 500 रुपये का नोट है तो हमारा क्या है, नगद है, ठीक है, उसी को कैश बोलते हैं। या फिर बैंक में रखी गई जमा राशि, अगर मान ले मैंने अपने बैंक में 5000 रुपये जमा कर दिया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैश बोलते हैं ना। उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि कैश बॉक्स में 5000 और बैंक में 10,000, ये दोनों किसके उदाहरण होंगे, कैश का। ऋण, ऋण का मतलब होता है बच्चे क्रेडिट, है ना। ऋण का मतलब किसी को जब हम उधार पे देते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है कि वह लेन देन जिसमें भुगतान बाद में किया जाता है। भुगतान किसमें करते हैं बच्चे, बाद में। अगर किसी लेन देन का भुगतान बाद में किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट यानी ऋण बोलते हैं ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मोहन ने उधार में 2000 का माल खरीदा। तो देखो बच्चे, जब उधार में खरीदा तो यहाँ से पता चलता है कि मोहन मुझे अभी पैसे नहीं देंगे। मोहन हमें पैसे कब देगा, वो हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देगा या 10 दिन के बाद देगा, है ना। तो जो पैसे हम बाद में भुगतान किया जाता है बच्चे, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, ऋण या क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है खाता, है ना। कई बार बोलते हैं बच्चे कि सर हम अकाउंट बना रहे थे। अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। किसी भी व्यक्ति, संस्था, आय या व्यय से संबंधित सभी लेन देन का अभिलेख करना। अगर किसी व्यक्ति, संस्था या आय या व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं बच्चे, उनको एक ही जगह पे अगर मैं लिख दूँ तो उसे हम क्या बोलेंगे, खाता। जैसे बिक्री खाता हो गया, किराया का खाता हो गया। तो बिक्री खाता का मतलब है कि पूरे साल में जितनी बार हमने बेचा होगा सबको हम एक जगह पे क्या करते, लाकर रख देते हैं, ठीक है। तो एक ही जगह पे अगर लिख रहे हैं इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, खाता, ठीक है। किराया खाता, अगर साल में जितनी बार हमने किराया चुकाया उसको सेम एक जगह पे हम क्या करते, लिखते, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, खाता बोलते हैं, ठीक है। पूंजी क्या होता है, तो पूंजी का परिभाषा होता है बच्चे कि व्यवसाय में जब मालिक द्वारा लगाया गया धन या संपत्ति, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। मान लेते हैं कि श्याम ने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये का निवेश किया, तो इस 50,000 को हम क्या बोलेंगे, लेखांकन की भाषा में उसे हम पूंजी बोलेंगे बच्चे, है ना। इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, हिंदी में उसको पूंजी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आय, इनकम या रेवेन्यू। इनकम क्या होता है ना, तो व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभदायक राशि को हम क्या बोलते हैं, आय। अगर कोई बिजनेस कोई इनकम कर रहा है ना, मान लो कोई वस्तु को बेचा और 10,000 रुपये उसे प्राप्त हुए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनकम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20,000 की बिक्री करना। अगर मान लो कोई वस्तु को 20,000 में बेचा तो इसको हम इनकम बोला करते हैं, ठीक है। या फिर 1,000 ब्याज प्राप्त हुआ। मान लेते मैंने बैंक में 10,000 रुपये रखा और उस पर मुझे 1,000 रुपये का क्या मिला, ब्याज। तो ये जो ब्याज होता है बच्चे अगर मिला है तो हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है ना, आय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्यय। व्यय, आय का उल्टा क्या होता है बच्चे, व्यय होता है ना। मतलब आय का उल्टा क्या है, व्यय यानी खर्च। खर्च किसको बोलेंगे, तो व्यवसाय चलाने में होने वाले खर्च, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यय। अगर कोई बिजनेस को हम चलाएंगे तो बताओ छोटे मोटे खर्च होंगे या नहीं होंगे,
सर होंगे। क्या क्या खर्च होगा बच्चे, जैसे मान लेते 2000 वेतन चुका है तो ये हमारा खर्च होगा, 500 बिजली बिल भरा तो ये हमारा क्या होगा, खर्च होगा। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे खर्च होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, व्यय। व्यय का मतलब है कि व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यय। इंग्लिश में एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है, इसको इंग्लिश में असेट्स बोलते हैं। व्यवसाय के पास उपलब्ध मूल्यवान वस्तु और संसाधन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, संपत्ति, ठीक है। व्यवसाय के पास जो भी उपलब्ध मूल्यवान वस्तु, जिसका मूल्य प्राप्त हो सके, ऐसे संसाधन या वस्तु को हम क्या बोलेंगे बच्चे, संपत्ति, ठीक है। संपत्ति जो होते हैं बच्चे दो प्रकार के होते हैं, स्थायी संपत्ति होता है और चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति को हम फिक्स असेट्स बोलते हैं, चालू संपत्ति को करंट असेट्स बोलते हैं। तो स्थायी संपत्ति का मतलब हो गया जैसे भवन, मशीन, मकान, फर्नीचर, ये सबको हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं, है ना। क्योंकि इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। एक बार मान लिया आपने मशीन खरीदा तो इसको आप 5 साल 10 साल तक चला सकते हैं। एक बार किसी ने भवन या मकान बना लिया तो लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा स्थायी संपत्ति। चालू संपत्ति में होते हैं बच्चे कि जो क्या होता है कि एक वर्ष के अंदर वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालू संपत्ति। जैसे नगद हो गया, स्टॉक हो गया। उदाहरण, दुकान में मशीन 30,000 की है तो बताओ बच्चे मशीन किस प्रकार की संपत्ति होगा, स्थायी संपत्ति। क्या होगा, स्थायी संपत्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है देनदारियां, है ना, जिसको हम दायित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, दायित्व। तो दायित्व या देयताएं क्या होते हैं ना, तो व्यवसाय की वे रकम जिन्हें दूसरों को चुकाना है। सिंपल परिभाषा है, व्यवसाय की वे रकम जिन्हें दूसरों को क्या करना है, चुकाना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दायित्व। जैसे बैंक से लिया गया 20,000 का ऋण, अगर मैं बैंक से 20,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो बताओ बच्चों हमें वापस करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो कितना रकम वापस करने पड़ेंगे, 20,000। तो इस 20,000 को हम अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, देनदारियाँ, है ना, या इसी को हम दायित्व बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऋणी। ऋणी का मतलब होता है बच्चा डेटर्स, है ना। ऋणी का मतलब हम जिसको उधार पे सामान बेचते हैं, वे व्यक्ति जिनसे व्यवसाय को धन प्राप्त होना है, अभी हुआ नहीं है, होना है मतलब भविष्य में होगा, तो उन व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ऋणी बोल सकते, डेटर्स बोल सकते, या इसी को हम देनदार भी बोलते। क्या बोलते बच्चे, देनदार, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोहन ने हमारी दुकान से 2,000 का माल उधार लिया, तो बताओ सोहन हमारे लिए क्या है, सोहन कौन है बच्चे, बताओ। सोहन सर हमारा क्या हो गया, ऋणी हो गया, ठीक है। और ऋणी का मतलब होता है बच्चे, इसी को हम देनदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देनदार, ठीक है। तो देनदार मतलब ग्राहक। तो ग्राहक वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को धन प्राप्त करवाता है ना, भविष्य में वो धन देता है, ठीक है। लेनदार का मतलब होता है बच्चा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है वे व्यक्ति जिन्हें व्यवसाय को भुगतान करना है ना। तो व्यवसाय किसी व्यक्ति को भुगतान कब करेगा, जब हम किसी व्यक्ति से हम उधार पर माल खरीदेंगे। जैसे हमने मोहन से माल खरीदा और 5,000 का भुगतान बाकी है, तो मोहन हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, लेनदार। क्योंकि हमने 5,000 का तो खरीदा लेकिन हमारा जो भुगतान है वो अभी क्या है, भुगतान क्या है बच्चे, बाकी है ना, अभी हमने उसको पेमेंट किया ही नहीं है, तो इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, लेनदार। लेनदार मतलब व्यापारी भी होता है ना। तो व्यापारी से हम क्या करते हैं, जब हम उधार पे माल खरीदते हैं तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, लेनदार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आहरण। आहरण सभी बच्चों को पता होगा कि जब व्यवसाय का मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाला गया धन या वस्तु, उसको हम क्या बोलते हैं, आहरण। अगर हम बिजनेस में से कोई भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए या तो हम पैसे निकालेंगे बच्चे, या तो कोई वस्तु निकालेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आहरण, है ना। आहरण को इंग्लिश में हम ड्राइंग्स बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए तो मालिक ने अपने घर के लिए दुकान से 1,000 नगद निकाला, तो जो 1,000 रुपया होगा बच्चे उसे हम क्या बोलेंगे, आहरण, ठीक है। नेक्स्ट है लाभ। जब आय और व्यय से अधिक हो, मतलब जो इनकम होता है बच्चे वो व्यय से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो अगर व्यय से अधिक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाभ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कुल आय हमारा कितना हुआ है, 10,000, हमने खर्च कितने किए बच्चे, 7,000, तो बताओ यहाँ पे लाभ कितना होगा, तो सर 3,000 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाभ। तो बताओ यहाँ पे आय जो होता है बच्चे वो व्यय से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब आय जो होगा खर्च से ज़्यादा होगा। हमने इनकम ज़्यादा किया है, खर्चा कम हुआ है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता, है ना। एक टॉपिक बाकी था बच्चे, इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं? तो लेखांकन सूचना का उपयोग अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो जो भी हम हिसाब किताब करते हैं बच्चे, इनका उपयोग कौन करते हैं, ठीक है, ये भी हम जानना चाहेंगे। कितना हम मेहनत करके अगर लेखांकन करते हैं तो इसको कौन कौन से लोग हैं जो अपने लाइफ में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है बच्चे, आंतरिक उपयोग करता है ना, आंतरिक उपयोग करता है। ये वो लोग होते हैं जो संगठन बिजनेस के अंदर होते हैं ना। आंतरिक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी बिजनेस के अंदर होगा या फिर किसी कंपनी के क्या होते हैं बच्चे, अंदर काम करते हैं ना। तो कोई कंपनी या व्यवसाय के अंदर का अगर कोई व्यक्ति है, उनको हम आंतरिक उपयोगकर्ता कहते हैं ना। तो ये वो लोग होते हैं जो संगठन के अंदर होते हैं और सीधे निर्णय लेने के लिए लेखांकन सूचना का उपयोग करते हैं ना। जैसे बताओ, आंतरिक उपयोगकर्ता में क्या हमारा मालिक हो सकता है बच्चे? हो सकता है ना, ठीक है। कौन होगा? मालिक। तो यहाँ पे मालिक क्या उपयोग करेगा? तो मालिक क्या जानना चाहेगा बिजनेस के बारे में? तो सर बिजनेस के बारे में वो लाभ जानना चाहेगा, पूंजी की स्थिति जानना चाहेगा, व्यवसाय की वृद्धि जानने के लिए वो लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो मालिक के लिए तीन चीज़ें फ़ायदा है कि अपने बिजनेस का लाभ जान सकता है, पूंजी की स्थिति, पूंजी बढ़ रही है घट रही है वो पता कर सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है उसको भी जान सकते हैं। दूसरा आता है बच्चे प्रबंधक। प्रबंधक यानी मैनेजर। मैनेजर या मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है? तो मैनेजमेंट जो होता है किसी कंपनी के अंदर उत्पादन, बिक्री, लागत नियंत्रण और भविष्य की योजना बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। कर्मचारी जो होते हैं बच्चे, कर्मचारी क्यों जानना चाहेगा किसी भी अकाउंटिंग के बारे में? अगर कर्मचारी को जानना है तो इसलिए जानना चाहते हैं बच्चे ताकि उसका वेतन, बोनस और नौकरी की स्थिरता का अनुमान लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगर मान ली मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पे हमारी नौकरी में इसकी स्थिरता है या नहीं है, मेरी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वहाँ के अंदर जो काम कर रहे कर्मचारी है उनकी स्थिति भी क्या होगा बच्चे? बहुत ही अच्छा हो सकता है ना, ठीक है। टाइम टू टाइम उनको वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा, नौकरी भी फिक्स रहेगी, ठीक है। दूसरा आता है बाहरी उपयोगकर्ता। हमने आंतरिक पढ़ लिया, आंतरिक में कौन कौन से तीन थे बताओ बच्चों जल्दी से। तो सर पहला मालिक था, प्रबंधक था और कर्मचारी था। बाहरी उपयोगकर्ता कौन होते हैं? तो ये संगठन के बाहर होते हैं, ठीक है, बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं और अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए लेखांकन सूचना का प्रयोग करते हैं। इसमें निवेशक जो होता है बच्चे, उनको इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर मान लें कि मुझे किसी कंपनी में 1 लाख रुपया देना है किसी कंपनी को, तो मैं जानना चाहूँगा। तो निवेशक जो होता है बच्चे, यह देखने के लिए कि कंपनी में निवेश सुरक्षित और लाभदायकता है या नहीं। मैं ये चाहूँगा कि किसी कंपनी में 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, तो मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। या फिर दूसरा मैं क्या चेक करूँगा बच्चे कि जिस जगह मैंने पैसे दिए वहाँ पे हमारी प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो जिस जगह पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा हम उस जगह पे अपने पैसे को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमें इसे पता करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? लेखांकन का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ऋण दाता या बैंक। तो जो भी बैंक होते हैं बच्चे, ठीक है, तो बैंक का काम क्या होता है कि अगर मान लें किसी बैंक के पास से अगर मान लें कि मुझे 5 लाख रुपए लोन चाहिए, ठीक है, तो कोई भी बैंक लोन देने से पहले यह जानना चाहेगा कि हम कंपनी को समय पर कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। तो ये भी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? लेखांकन से। दूसरा आता है बच्चे सरकार, है ना। सरकार को क्या फ़ायदा है? तो सरकार को क्या होता है कि टैक्स वसूल करने के लिए, है ना, अगर सरकार कर वसूलने और नियमों का पालन कराने के लिए सरकार क्या करती है? हमारी लेखांकन का उपयोग करती है। वो ये चेक करती है कि भाई इस कंपनी ने प्रॉफिट अगर कमाया है तो उसने टैक्स भरा है या नहीं भरा है, क्या वो हमारे नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? सरकार भी हमारे लेखांकन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है ग्राहक। ग्राहक को क्या फ़ायदा है लेखांकन से? तो ग्राहक यह समझने के लिए कि कंपनी लंबे समय तक समापन सेवाएं दे पाएगी या नहीं। अगर मान लें बच्चे कि मैं किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत पसंद आ गया, तो मैं तो ये जानना चाहूँगा
कि ये प्रोडक्ट जो है क्या कंपनी मुझे लंबे समय तक प्रदान करेगी, लंबे समय तक देगी या नहीं। तो इसके लिए ग्राहक क्या होता है, इनको भी लेखांकन की ज़रूरत पड़ता है कि अगर कंपनी अच्छी होगी तो वो लंबे टाइम तक चलेगी, लंबे टाइम तक जब चलेगी तो उसका जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हो लंबे समय तक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं व्यापारी, है ना। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो भी लेखांकन का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो माल उधार देने से पहले कंपनी की भुगतान क्षमता जानने के लिए। अगर मैं किसी को उधार पे माल बेच रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सामने वाला व्यक्ति हमें समय पे भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसी को हम क्या करते हैं, उधार पे सामान देते हैं। अगर मान लिया आपको किसी व्यक्ति को उधार पैसे देना है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी क्षमता देखते हैं कि भाई वो मुझे वापस कर पाएगा या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य जनता। सामान्य जनता को क्या फ़ायदा होता है, हमारे देश की जो जनरल पब्लिक होते हैं बच्चे, उन्हें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सामान्य जनता को ये फ़ायदा होता है बच्चे कि एक तो रोज़गार हो गया कि अगर किसी कंपनी की स्थिति अच्छी है तो वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा मिल सकते हैं ना। कोई कंपनी, अगर एक कंपनी से 2 कंपनी हुआ तो वहाँ पे मान लें कि उन्हें 500 लोगों की ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों को क्या मिल जाता है, रोज़गार। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक जिम्मेदारी। ठीक है। कंपनी का क्या होता है, जो व्यवसाय या कंपनी होते हैं बच्चे, उनका एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होता है कि हम जहाँ पे अपना लाभ ले रहे हैं तो वहाँ के लोगों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे अभी नवरात्रि आएगा तो लोग क्या करेंगे, कुछ डोनेशन दे देते हैं वहाँ पे अपने समाज में। ठीक है। ताकि वहाँ के लोगों का भी वो बहुत जिम्मेदारी से ध्यान रखते हैं। अगर कंपनी है तो वहाँ से कुछ ऐसा केमिकल या ऐसा कोई वेस्टेज ना निकले जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे हानि पहुँचे। ठीक है। ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं। ठीक है। और आर्थिक विकास की जानकारी के लिए, है ना, आर्थिक विकास भी इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लें कि जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ करें कंपनी की भी स्थिति कैसी है। ठीक है। अगर अच्छी कंपनी होगा बच्चे तो हम उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो हम उसके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कम यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आई होप सो थोड़ा बहुत बच्चे अगर आपको समझ में आया है तो इसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए। कहीं पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी समस्या है वो लिख सकते हैं। ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है कौन सी जगह पे आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी जगह पे आपको कम समझ में आया, तो आप कमेंट में लिखें ताकि हम अगली वीडियो में उसको अपडेट करें। ठीक है। जब तक सभी बच्चे तो बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो भी मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।